प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में कुछ जनरल बातें, टर्म्स, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी थी। और विशेष तौर पे हमने जोर देकर बताया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जब भी आप पढ़िए तो चाहे कोई न्यूमेरिकल लगाना हो या कोई कैलकुलेशन करना हो तो तीन चीज़ें विशेष तौर पर आपको जाननी चाहिए। पहला कि रे डायग्राम कैसे बनाएं, और रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हमने आपको करवाई थी। कुछ रे डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाए थे और कुछ होमवर्क आपको दिए थे और हमें विश्वास भी है कि आप बनाए होंगे। दूसरी चीज़ कि यदि रे डायग्राम बन गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसका डिटर्मिनेशन बताया था हमने, इंसिडेंट रे से करते हैं। और इमेज कहाँ है, इसकी भी जानकारी आपको रे डायग्राम देखकर होनी चाहिए। और हम इसके पहले आपको ढंग से बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसकी जानकारी हम इंसिडेंट रे से करते हैं, और इमेज कहाँ है, इसकी जानकारी हम रिफ्रैक्टेड रे से करते हैं। इंसिडेंट रे भी हमने तीन तरह की बताई थी और रिफ्रैक्टेड रे भी हमने तीन तरह की बताई थी। और इंसिडेंट रे कैसी हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, और रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो तो इमेज कहाँ होगा, इतनी सारी चर्चाएं हो गई थी। अब हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आते हैं कि रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेज या कर्व सरफेसेज इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है। और बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 80% चांसेज हैं इसके आने के, और न्यूमेरिकल के लिए भी, लेंस थियरी पढ़ने के लिए भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है। और बोर्ड में तो मस्टली आता है, न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। इसमें है 4 केस। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेज या रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व सरफेसेज, जो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें कुल 4 केस हैं। लेकिन यदि एक केस आप समझ गए ढंग से तो वही सारी चीज चारों केस में यूज होती है। तो एक यदि समझ में आ गया तो चारों हो जाएगा। तो एक हम समझा दे रहे हैं, दूसरे को मैक्सिमम सॉल्व करके छोड़ दे रहे हैं, और 2 आपको होमवर्क देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे की चीज़ें पढ़ी जाएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेज या कर्व सरफेसेज। तो हम हेडिंग डालते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला, और हमने बताया था कि इसमें कुल 4 कंडीशन है। तो पहला, फॉर कॉनकेव सरफेस, पहला फार्मूला कॉनकेव सरफेस के लिए डिराइव किया जाएगा। और मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। यदि इसमें 4 केस हैं कुल, एक आप कायदे से समझ गए तो जब एक आपको समझ में आ जाएगा तो जितनी चीज़ें जैसे पहले में होंगी सारी वही चीज़ें आपके बाकी तीनों में होंगी। इसलिए एक समझिएगा तो चारों लग जाएगा। तो इसमें पहला है फॉर कॉनकेव सरफेस, और कॉनकेव सरफेस में भी हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ फर्स्ट मीडियम इज रेयर एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर। यानी हम कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं
उस कर्व सरफेस में सबसे पहले हम लोग कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे, और कॉनकेव सरफेस के लिए भी जब रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर हो और सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर होना चाहिए। अब ये फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम होता क्या है, ये हम आपको जब लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम बताया था, और उसमें बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताया था कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है वो फर्स्ट मीडियम है, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है वो सेकेंड मीडियम है। और इंसिडेंट रे कौन सी है, जो इंटरफेस की तरफ आती है, और रिफ्रैक्टेड रे वो होती है जो इंटरफेस से दूर जाती है। ये सब हम बता चुके हैं। तो कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाएंगे, और रे डायग्राम बनाने के बाद तब डेरिवेशन स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो 4 केसेस हैं, चारों में वही स्टेप्स यूज करने हैं जो पहले में कर रहे हैं। यानी कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं उसमें हमने बताया सबसे पहले आपको रे डायग्राम ड्रा करना है, उसके बाद डेरिवेशन करना है। चारों में वही काम करना है कि पहले रे डायग्राम बनाएंगे फिर डेरिवेशन करेंगे। अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे समझिए। हमको कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है, तो पहले हम कॉनकेव सरफेस बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक कॉनकेव सरफेस बना लिया, ठीक, ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉनकेव सरफेस की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सब आप जानते हो, और कॉनकेव सरफेस है एम से लेकर एन तक, ठीक। मोटी मोटा हमने आपको बताया था कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है वो फर्स्ट, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है वो सेकंड। और इसको सामान्य तौर पे मोटे तौर पर समझने के लिए ये जान लीजिए कि सरफेस के लेफ्ट साइड वाला मीडियम फर्स्ट होता है और सरफेस के राइट साइड वाला मीडियम सेकंड मीडियम होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉनकेव सरफेस के लेफ्ट साइड में ये जो मीडियम है वही फर्स्ट मीडियम है, और इधर जो मीडियम है सेकंड मीडियम है। तो चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा है कि फर्स्ट मीडियम इज रेयर एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर, तो ये जो कॉनकेव सरफेस है इसके राइट साइड का मीडियम हमारा सेकेंड मीडियम है और सेकेंड मीडियम डेंसर है, इसलिए राइट साइड वाले डेंसर मीडियम को आप पेंसिल से शेडेड कर दीजिएगा। यहाँ हम डॉटेड से शो कर रहे हैं, आप जब फिगर बनाना तो इसको शेडेड कर देना ताकि दिखाई देता रहे कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में कुछ शैडो नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जब भी डेरिवेशन को आए तो सबसे पहले देखिए कि हमारा सरफेस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। यदि कॉनकेव है तो कॉनकेव बनाइए, यदि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बनाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। मैंने बताया 4 डेरिवेशन है, चारों में यही करना है। उसके बाद पोल लिख देंगे, सरफेस का नाम लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में देखेंगे कि हमारा कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर। तो चूंकि फर्स्ट मीडियम रेयर है और हमने बताया कि लेफ्ट साइड वाला मीडियम फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट रेयर हो गया और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद रे डायग्राम बनाने के लिए करेंगे क्या, यही सब में करना है, चारों डेरिवेशन में एक ही काम करना है। इतना सरफेस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेयर कौन है डेंसर कौन है, शेडेड कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे जिसे हम ऑब्जेक्ट मान लें या पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। हाँ, ये याद रहे कि हमेशा सरफेस से लेफ्ट, और यही काम चारों में करना है। एक में याद करिए, सेम वही काम चारों में करना है। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे सीधे सरफेस पर ले जाएंगे, ठीक ना, सब में यही करेंगे। अब जब सरफेस पर ले गए तो रे को तो जानी चाहिए सीधे, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जहाँ से मीडियम चेंज होगा वहीं से रे का पाथ भी चेंज होगा। अब रे पाथ चेंज करके किधर जाएगी ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमारा सरफेस स्फेरिकल है और स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल हमने क्या बताया था कि ये जो ये इंसिडेंट रे जो सरफेस पर पहुँच रही है, तो जहाँ सरफेस पर पहुँच रही है वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो एक ऐसी डॉटेड लाइन खींचिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए, तो यही नॉर्मल हो जाता है।
यही नॉर्मल हो गया आपका। अब जब नॉर्मल ड्रा कर लिए तो हमारी रे जा रही है रेरर टू डेंसर, तो जब कोई रे रेरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो चूंकि नॉर्मल ये है और रे को सीधा जाना चाहिए, इसलिए नॉर्मल की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी ऐसे। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई क्योंकि ये सरफेस से दूर जा रही है, और ये इंसिडेंट हो रे हो गई क्योंकि ये सरफेस की तरफ जा रही है। यही सरफेस है हमारा। ठीक, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल आई होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल आर कहलाता है। अब आपसे हम पूछें कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी इसका डिटर्मिनेशन रिफ्रैक्टेड रे से होता है। तो हमने बताया था कि जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही हो तो उसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा देते हैं, और जहाँ मिलती है वहाँ पे इमेज बनता है। ठीक, और यदि ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आपका आर होगा। ठीक है ना। तो कोई भी डेरिवेशन आए, चाहे कॉनकेव सरफेस का, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस का, चाहे फर्स्ट मीडियम रेरर हो, चाहे सेकेंड मीडियम रेरर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा काम एक ही करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट लेकर सीधे रे को सरफेस को ले जाइए, वो रे रिफ्रैक्ट होगी। देख लीजिए इमेज कहाँ बनेगी, सब दिखा दीजिए। दिखाने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। सारे केस में करेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया ए बी, चारों केस में ये करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रा करना है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मान ले रहे हैं, और ये फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ले रहे हैं। रे डायग्राम बनने के बाद सारे पॉइंट की डिस्टेंस शो कर दीजिए। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर होती है माइनस, क्योंकि हमारी ये जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट से राइट जा रही है। तो हमने बताया था कि लेफ्ट से राइट जब इंसिडेंट रे जाएगी तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाली सारे डिस्टेंस पॉजिटिव साइन से होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस लिए जाएंगे वो नेगेटिव साइन से लिए जाएंगे। तो चूंकि हमारी इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है और ये डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट है, इसलिए इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस होंगी नेगेटिव माइनस आर। पोल से इमेज की डिस्टेंस हमने बताया था, इमेज की डिस्टेंस हमेशा भी से लेते हैं। ये हाई स्कूल में पढ़े हो, माइनस ए भी होगा क्योंकि ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है। अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा यू से लिया जाता है, क्योंकि ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा। ये हमारा फिगरल वर्क खत्म हो गया। तो जितना भी डेरिवेशन स्फेरिकल सरफेस में आए, सब में इतना काम करना है, याद रखना। फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, सब कुछ जैसे जितना चीज इसमें बताया हूँ वो सारी चीजें चारों डेरिवेशन में बनेंगी, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब जब हमारा रे डायग्राम बन गया, रे डायग्राम बनने के बाद सारे केस में करना है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको अल्फा मान लेंगे। इमेज वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको बीटा मान लेंगे। नॉर्मल वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसे गामा मान लेंगे। ठीक, ये हमारा फिगरल वर्क पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इतना फिगर का काम सारे डेरिवेशन में आपको करना है। अब जब फिगरल वर्क खत्म हो गया, रे डायग्राम बन गया, इसके बाद जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारा डेरिवेशन कुल 3 स्टेप में होगा। ये चारों डेरिवेशन की बात बता रहे हैं, अभी तो हम एक करने जा रहे हैं। इसके जो 4 केस हैं, चारों के डेरिवेशन 3 स्टेप में होंगे। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं और कैसे उन तीनों स्टेप को सॉल्व करेंगे, आसानी से याद कर लीजिए। एक में जो बताएंगे वही चारों में होगा। तो इसका डेरिवेशन कुल 3 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व करना है। स्टेप याद कर लीजिए, जो इसमें कर रहे हैं वही चारों में, कि स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व करना है। ये स्टेप फर्स्ट हुआ। अब स्नेल्स लॉ लगा के कैसे सॉल्व करते हैं इसमें समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम
स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही स्नेल्स लॉ होती है। तो सब में यही करना है जैसे एक में कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव है। बताया था कि जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट निकाला जाता है तो वो रिलेटिव होता है। तो अब जब ये स्नेल्स लॉ लिख दिए तो लिखने के बाद क्या करना है कि आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट के टर्म में चेंज करना है। हम बताए भी थे रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। स्नेल लॉ को सॉल्व कैसे कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए, और ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब लिखेंगे इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल देन, यदि आई और आर वेरी स्मॉल हो तो साइन आई की जगह सिर्फ आई और साइन आर की जगह सिर्फ आर। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई इंटू μ1 इज इक्वल टू आर इंटू μ2। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करने के लिए रे डायग्राम बनाने के बाद मैंने कहा था कि जो डेरिवेशन होगा वो कुल 3 स्टेप में होगा। और ये काम चारों, जो हमने बताया था कि इसमें 4 पार्ट हैं, 4 केस हैं, 4 डेरिवेशन है, तो चारों में करना यही है। सब में फर्स्ट स्टेप, सारा डेरिवेशन सब में चारों में 3 स्टेप में होगा। और पहले स्टेप में करना क्या है आपको कि स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना हमने बता दिया। स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, फिर इस रिलेटिव को एब्सोल्यूट में चेंज कर लेंगे और आई आर को इस्तेमाल करके साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर करके रख देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एक स्टेप खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर, यानी μ1 और μ2 को छोड़कर बचा क्या, आई और आर। अब इस आई और आर की वैल्यू हम फिगर से निकालेंगे और निकाल के इसी में पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये सेकंड स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, तो सेकंड स्टेप में करना क्या है कि आई और आर की वैल्यू फिगर से निकालनी है और फिगर से आई और आर की वैल्यू निकाल के इसी में पुट करनी है। और जब ये पुट हो जाएगा उसको सॉल्व करना है। अब आई और आर की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तरीका सीखिए। हम पहले ट्रायंगल ले लेंगे AOC, फ्रॉम ट्रायंगल AOC। ध्यान दें AOC, इस ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल गामा इज एक्सटीरियर। तो जब एंगल गामा एक्सटीरियर हो गया तो इसकी वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी, दोनों इंटरनल एंगल के। तो आई प्लस अल्फा, इसलिए हो जाएगा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहां से आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। देखिए आई की वैल्यू निकल गई। अब ऐसे ही आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रायंगल ले लीजिए AIC। यहां लिख देंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AIC। ट्रायंगल AIC में भी गामा एक्सटीरियर है, एंगल गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो जब एंगल गामा एक्सटीरियर हो गया तो इसकी वैल्यू फिर इस किसके सम के इक्वल होगी, आर और बीटा की। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। देखिए आर की वैल्यू निकल गई। तो हमने फर्स्ट स्टेप बाद बताया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनकी वैल्यू फिगर से निकाल के इनपुट करनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर बचा आई और आर, तो आई आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1 वी हैव। पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 में पहले आई है, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा।
तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू म्यू1। फिर आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इंटू म्यू2। तो हमने क्या बताया था सेकेंड स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन आया है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनकी दोनों की वैल्यू डायग्राम से आप निकालेंगे, निकाल के इसमें पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आई और आर की वैल्यू हमने डायग्राम से तो निकाल दी, निकाल के इसमें पुट भी कर दिया। अब पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या करना है कि आप ब्रैकेट को ओपन कर दो और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अल्फा बीटा को एक तरफ रखिए, गामा को एक तरफ कर दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा गामा इंटू म्यू1 माइनस अल्फा इंटू म्यू1 इज इक्वल टू गामा इंटू म्यू2 माइनस बीटा इंटू म्यू2। हमने बताया कि इसको सॉल्व करना है। आई और आर की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद सॉल्व में कुछ करना नहीं है, पहले ब्रैकेट ओपन कर देना। ओपन हो गया। अब आप अल्फा बीटा को एक तरफ कर लीजिए, गामा को एक तरफ कर लीजिए। तो अब इस बीटा को इधर करिए, तो माइनस बीटा म्यू2 है तो ये हो जाएगा बीटा म्यू2 और माइनस अल्फा म्यू1 इधर है ही है, इधर गामा म्यू2 है ही है, इसको भी उधर ले जाइए, इसको भी इधर ले जाइए, तो माइनस गामा म्यू1। अब यहाँ गामा कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और ये हो गया बीटा इंटू म्यू2 माइनस अल्फा इंटू म्यू1। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का जो डेरिवेशन है वो कुल 3 स्टेप में है। तो पहला स्टेप में हम स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व कर लिए। पहला स्टेप यही याद रखना है कि स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व करना है। तो स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कैसे किए देख लिया, यही सब में करना है। सेकेंड स्टेप के लिए हमने बताया कि पहले इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को छोड़कर जो बचते हैं क्वांटिटी उनकी वैल्यू आप डायग्राम से निकालेंगे और निकाल के इसमें पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो हमने डायग्राम से आई और आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती बता दिया। निकालने के बाद अब आई आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, पुट करके सॉल्व किया। सॉल्व में हमने बस यही किया है कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और फिर अल्फा बीटा को एक तरफ, गामा को एक तरफ। ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो थर्ड स्टेप है, लास्ट, हमने बताया था डेरिवेशन 3 स्टेप का है। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि इक्वेशन 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ दीजिए, जो बचते हैं उनकी वैल्यू फिर डायग्राम से निकाल के इसमें पुट करेंगे। जो काम यहाँ किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर जो क्वांटिटी बचती है उसकी वैल्यू डायग्राम से निकाल के पुट किया, वही काम यहाँ ये थर्ड स्टेप में करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर जो क्वांटिटी बचे यानी अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू डायग्राम से निकालेंगे और निकाल के इसी में पुट करके सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कैसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के पहले आपको एक चीज मानना पड़ेगा, आपके सिलेबस में वही है स्पेशल। तो यहां लिखेंगे if the aperture of surface is very small, if the aperture of surface is very small, then alpha, beta and gamma will be very small, and also point B will be very close to point P। ये चारों में करना है। हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर का सरफेस ही है, यानी स्मॉल अपर्चर का सिलेबस सरफेस ही सिलेबस में है। तो यदि सरफेस स्मॉल अपर्चर का हो तो ऐसे केस में 2 बात याद रखिएगा। यदि किसी कर्व सरफेस का अपर्चर स्मॉल है तो 2 घटना होगी, एंगल अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे और दूसरा ये जो पॉइंट बी है वो पी के काफ़ी करीब होगा। ठीक।
अब कैसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे अल्फा। आपको हमने बताया था और मैथ में आप पढ़े भी हैं कि यदि कोई एंगल बहुत छोटा हो, जैसे मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, वो बहुत छोटा है, तो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की जगह भी थीटा लिख सकते हो और टेन थीटा की जगह भी थीटा लिख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की जगह थीटा या थीटा की जगह साइन थीटा और टेन थीटा दोनों लिख सकते हैं, यानी साइन और टेन थीटा की जगह सिर्फ थीटा, या यदि कहीं सिर्फ थीटा हो तो टेन थीटा या साइन थीटा लिख सकते हो। तो चूंकि अपर्चर बहुत छोटा लिया गया है सरफेस का, तो जब अपर्चर छोटा है तो अल्फा बीटा गामा तीनों बहुत छोटे होंगे, और जब तीनों बहुत छोटे हो जाएंगे तो आप अल्फा की जगह चाहें तो टेन अल्फा लिख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ बताया है। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें टेन अल्फा निकाले तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर को हम एच मान ले रहे हैं, तो एच अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल का बेस हो गया BO। लेकिन चूंकि अपर्चर छोटा है इसलिए हमने बताया पॉइंट B विल बी वेरी क्लोज टू पॉइंट B P, यानी B P के काफी करीब होगा, इसलिए आप BO की जगह चाहें तो PO लिख सकते हो, ठीक। और P से O की डिस्टेंस -U है, इसलिए ये हो जाएगा H अपॉन -U, ये अल्फा निकल गया। ऐसे ही आप बीटा निकालिए, तो बीटा की जगह भी टेन बीटा लिख सकते हो। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए ABI, तो जब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो इसमें टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया H और बेस हो गया आपका BI, लेकिन चूंकि अपर्चर छोटा है इसलिए पॉइंट B पॉइंट P के करीब है, इसलिए BI की जगह आप PI लिख देंगे, और P से I की डिस्टेंस -V है, तो ये हो जाएगा H अपॉन -V। ऐसे ही गामा निकाल लीजिए, गामा इज इक्वल टू टेन गामा। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC, इसमें टेन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया H और बेस हो गया BC, लेकिन चूंकि B P के काफ़ी करीब है इसलिए BC की जगह PC, और P से C की डिस्टेंस -R है, ये हो जाएगा H अपॉन -R। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेकेंड स्टेप में हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर जो क्वांटिटी बचती है, जैसे अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू रे डायग्राम से निकाल कर इसी में पुट कर देंगे। तो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू फिगर के हेल्प से निकाल लिया। अब निकाल के इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, तो इक्वेशन 2 क्या है, बीटा इंटू म्यू 2, तो बीटा की वैल्यू पहले रखेंगे H अपॉन -V इंटू म्यू 2, यहाँ म्यू 2 लिख दिए, फिर है माइनस अल्फा इंटू म्यू 1, तो अल्फा की वैल्यू रखिए H अपॉन -U इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू गामा है यहाँ, तो गामा की वैल्यू रखिए H अपॉन -R और इंटू म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो ये हो गया म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब H इसमें भी है इधर भी है, सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया म्यू 2 अपॉन -V और माइनस माइनस प्लस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R।
अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है कॉनकेव सरफेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यदि फर्स्ट मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम म्यू मान लें तो यदि ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो हो जाएगा μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। कभी कभी ऐसे भी प्रूफ करने को दे देता है। तो ये कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला हो गया। यही डेरिवेशन ज़्यादा आता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि कोई स्फेरिकल सरफेस है उसका रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रे डायग्राम बनाएंगे, और रे डायग्राम बनाने के बाद हम ये डेरिवेशन 3 स्टेप में करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले स्टेप में स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बताया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो पहला इक्वेशन आया है उससे आई और आर की वैल्यू फिगर से निकालकर उसी में पुट करके सॉल्व कर लेनी है। ठीक, और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि अल्फ़ा, जो सेकेंड इक्वेशन में जो अल्फ़ा बीटा और गामा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर जो बचते हैं उनकी वैल्यू फिर रे डायग्राम से निकाल कर उसी में पुट करके सॉल्व कर लिया जाता है। तीसरा रिफ्रैक्शन फार्मूला आपका आ गया और ये डेरिवेशन भी हो गया। ये एक केस रहा। अब सेकेंड केस देखिए, इसका जो सेकेंड केस है, तो इसका जो सेकेंड केस है फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। अब कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे, और इसमें भी हमने फर्स्ट मीडियम को रेयर लिया है और सेकंड मीडियम को डेंसर लिया है। तो मैंने जो पहले बताया था वही चीज़ सबसे पहले क्या किया गया था, कॉनकेव सरफेस का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, रे डायग्राम बनाया था। तो इसमें भी सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ रे डायग्राम में हमें कौन सा सरफेस बनाना है, कॉन्वेक्स। तो पहले हम कॉन्वेक्स सरफेस बनाएंगे। एकदम बिल्कुल याद रखिए जो अभी डेरिवेशन किए हैं सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स बनाएंगे। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान देना, कोई बहुत हड़बड़ाना मत, ध्यान दीजिए कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए डिराइव करना है कि कॉनकेव के लिए। तो जिसके लिए डिराइव करना वो बना दिया। अब यहाँ हमारा सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस बना दिया। उसके बाद हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ये आपका पोल है इसको दिखा दीजिए। ठीक, आपका सरफेस एम से लेकर एन तक है, इसे भी दिखा दिया। अब चूंकि फर्स्ट मीडियम रेयर सेकंड डेंसर, तो सरफेस के लेफ्ट वाला फर्स्ट मीडियम होता है, राइट वाला सेकंड, तो सेकंड डेंसर है, इसलिए इसको आप पेंसिल से शेडेड कर दीजिए। हम इसको डॉटेड कर दे रहे हैं। और सेकंड मीडियम डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मान ले रहे हैं। फर्स्ट मीडियम रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया था कि जब आप सरफेस ड्रा कर लें तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लीजिए सरफेस के लेफ्ट। एकदम अभी जो डेरिवेशन बताया हूं उसको सामने रख लीजिए, एकदम वही चीज सेकंड डेरिवेशन में होगी। और जब 2 डेरिवेशन तैयार हो जाएगा तो बाकी 2 आपको खुद करना है। एकदम कोई डिफरेंस नहीं है, जो जो चीज पहले में जैसे बताए थे वही बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। अब यहां से एक रे सीधे सरफेस पर ले गए। अब इस रे को सीधे ऐसे जानी चाहिए, लेकिन चूंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे का पाथ भी चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये हमारा नॉर्मल है। अब चूंकि रे जा रही है रेयर से डेंसर, इसलिए थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो नॉर्मल की ओर झुका दीजिए। और जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मिलती है वहीं इमेज बनेगा। ठीक है, यहीं पे इमेज आपका बन जाएगा। अब इस पॉइंट को हम ये मान लिए थे और बताया था कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है प्रिंसिपल एक्सिस पर ए बी। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। उसके बाद हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है वह प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे अल्फा से लिखेंगे।
इमेज वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बीटा लिखेंगे, और नॉर्मल वाली रे जो एंगल बनाती है उसको हम गामा लिखेंगे। उसके बाद सारी डिस्टेंस शो कीजिए। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने बताया था यू, चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है इसलिए माइनस यू। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर, चूंकि हमारी इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है इसलिए ये भी डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट है इसलिए पॉजिटिव होगा। और पोल से इमेज की डिस्टेंस हमने बताया था भी लेना है, और चूंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसलिए प्लस लेंगे। इतना फिगरल वर्क इसमें कर देंगे। और अभी हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें भी यही काम किए थे, इसमें भी यही काम करेंगे। अब हमने बताया था कि जब फिगरल वर्क खत्म हो गया, रे डायग्राम बन गया, उसके बाद अब डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन मैंने बताया था कि 3 स्टेप में होगा, और उस 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व करना है। तो इसमें भी जरा स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो जैसे पिछले में किए थे स्नेल्स लॉ लगाकर सॉल्व कीजिए। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट फर्स्ट। अब हमने क्या बताया था सॉल्व करने के लिए कि इसको एब्सोल्यूट में चेंज कर लो, और ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। फिर हमने बताया था कि यदि आई और आर बहुत छोटे हों, इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटे हो जाएंगे तो साइन आई की जगह सिर्फ आई, साइन आर की जगह सिर्फ आर लिख देंगे। अब साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर इसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा साइन आई, अरे सॉरी, साइन आई की जगह आई लिखना है और साइन आर की जगह आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू टू, एकदम जो पहला बताया था वही डेरिवेशन है। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले इक्वेशन में जो आया है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर जो बचा उसकी वैल्यू आप फिगर से निकाल के इसे इंपुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़कर आई और आर बचा, तो आई और आर की वैल्यू हम यहाँ डायग्राम से निकालेंगे और निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो अब डायग्राम से आई और आर कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल में ध्यान दें, ए ओ सी, इस ट्रायंगल में आई एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई इज एक्सटीरियर। तो जब आई एक्सटीरियर हो गया तो इसकी वैल्यू अल्फा प्लस गामा के सम के इक्वल होगी। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू निकल गई। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए आई सी, आर की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी, तो ट्रायंगल ए आई सी में गामा एक्सटीरियर है, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो यहां से आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आर की वैल्यू निकल गई, आई की भी वैल्यू निकल गई। हमने क्या बताया था, पहला स्टेप तो एकदम याद है आपको। दूसरे स्टेप में करना क्या था कि आई और आर की वैल्यू फिगर से निकाल के इनपुट कर देना। आई की वैल्यू भी निकाल लिया, आर की वैल्यू भी निकाल लिया। अब इसको इसमें पुट करिए। तो पहले आई है, आई की जगह अल्फा प्लस गामा। तो पहले यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1। अब आई की और आई की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा। तो गामा प्लस अल्फा इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इंटू म्यू टू। तो अब आई और आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में हमने क्या बताया थी, ब्रैकेट ओपन कर दो और अल्फा बीटा को एक तरफ कर दो, गामा को एक तरफ कर दो। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो गामा इंटू म्यू वन प्लस अल्फा इंटू म्यू वन, गामा इंटू म्यू टू माइनस बीटा इंटू म्यू टू। अब बीटा को इधर कर दीजिए, गामा को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा बीटा म्यू टू प्लस अल्फा म्यू वन इज इक्वल टू गामा म्यू टू माइनस गामा म्यू वन।
अब यहाँ से गामा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और ये हो गया बीटा μ2 प्लस अल्फा μ1। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ दीजिए, बचता क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू फिगर से निकालकर इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था सेम वैसे ही होगा, लेकिन हमने पिछले वाले में बताया था कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो सरफेस है उसका अपर्चर बहुत छोटा है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ फिर इसको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फिगर से निकालने के पहले हमको मानना है, तो लिखेंगे इफ द अपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल। यदि सरफेस का अपर्चर बहुत छोटा है तो दो घटना होगी, एक अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे और दूसरा पॉइंट बी पी के काफ़ी नज़दीक होगा स्मॉल। देन अल्फा बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल एंड पॉइंट बी विल बी वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। जो पिछले में बताया था सेम वही स्टेटमेंट है। हमने बताया था ना कि जो काम एक में करेंगे वही चारों में करना है। तो हमारा अपर्चर यदि स्मॉल है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे और पॉइंट बी पी के काफ़ी करीब होगा। अब यहाँ से अल्फा निकालना है तो अल्फा की जगह tan अल्फा लिख दीजिए। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी ओ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हम एच मान ले रहे हैं तो एच अपॉन बेस, बेस हो गया बी ओ, लेकिन बी पी के काफ़ी करीब है इसलिए बी ओ की जगह पी ओ हो जाएगा। ठीक, और चूंकि पी से ओ की वैल्यू माइनस यू है इसलिए एच अपॉन माइनस यू। उसी तरह से बीटा निकालिए तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ए बी आई, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एच, बेस हो गया बी आई, चूंकि बी पी के काफ़ी करीब है इसलिए पी आई, और पी से आई की वैल्यू है आपका माइनस बी। उसी तरह से गामा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा tan गामा। अब ट्रायंगल ले लीजिए बी सी, तो tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन बी सी या एच अपॉन पी सी या एच अपॉन माइनस आर। अब हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया और गामा भी निकाल लिया। अब अल्फा बीटा गामा की ये तीनों वैल्यू उठाकर इसी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दीजिए तो कॉन्वेक्स सरफेस का रिफ्लेक्शन फार्मूला आ जाएगा। अब लिखेंगे putting the value of alpha beta and gamma in equation 2 पुट करिए। तो पहले है बीटा इंटू म्यू टू, तो बीटा की वैल्यू रखिए, बीटा की वैल्यू एच अपॉन माइनस बी इंटू म्यू टू, फिर है प्लस अल्फा इंटू म्यू वन, तो अल्फा की वैल्यू पहले रखिए एच अपॉन माइनस यू इंटू म्यू वन इज इक्वल टू, यहाँ गामा है तो गामा की वैल्यू रखिए एच अपॉन माइनस आर और ये है म्यू टू माइनस म्यू। एच तीनों में कैंसिल हो जाएगा, म्यू टू अपॉन माइनस वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर। अब दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये कॉन्वेक्स सरफेस का रिफ्लेक्शन फार्मूला हो गया। इसमें भी यदि मान लीजिए आपका फर्स्ट मीडियम एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और सेकेंड मीडियम का यदि म्यू रखें तो ये हो जाएगा म्यू बाई वी
-1/u इज इक्वल टू न्यू -1/r। अब देखिए हमने बताया था कि एकदम सारे डेरिवेशन एक जैसे हैं, तो आपको एक कॉनकेव सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव किया, एक कॉन्वेक्स सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव किया, और दोनों में हमने क्या किया था, फर्स्ट मीडियम रेयर लिया था और सेकंड मीडियम डेंसर लिया था। अब आपको क्या करना है कि फिर दो केस हो गया, तीसरे केस में फिर कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन फर्स्ट मीडियम डेंसर लेना है, सेकंड रेयर लेना है। फिर चौथा केस कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव करना है, और उसमें भी फर्स्ट मीडियम डेंसर लेना है, सेकंड मीडियम रेयर लेना है। तो ऐसे ही जैसे हमने डिराइव किया था, तो दो केस हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का डिराइव कर दिया। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स का आप भी डिराइव करके दिखाइए। बस यही है कि इनमें फर्स्ट मीडियम रेयर लिया था, सेकंड डेंसर, आपको फर्स्ट डेंसर लेना है और सेकंड रेयर लेना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।